क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर लगे कि इसमें तो गजब का सेल्फ कंट्रोल है? मतलब बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है या सुबह जल्दी उठने जैसी नई आदत डालनी है, तो बस एक मजबूत विल पावर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि विल पावर पर भरोसा करना ही इंसान की सबसे बड़ी भूल है तो? हम्म ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है। और एक्चुअली यही वो गलतफहमी है जो लोगों को बार बार निराश करती है। अक्सर हम बदलाव के लिए सिर्फ अपनी प्रेरणा यानी मोटिवेशन पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन विज्ञान बताता है कि मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं ना मौसम की तरह बदलती रहती हैं। सही बात है। जब कोई थका हुआ होता है या स्ट्रेस में होता है तो वो सारा मोटिवेशन पल भर में गायब हो जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े रिसर्च पर आधारित आज की ये गहरी चर्चा हमारी आंखें खोलती है। आज के इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ अब सतह पर बातें करना नहीं है। हमारा मिशन एक ऐसा व्यवहारिक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम तैयार करना है जिससे कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन कर सके कि अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतें छोड़ना बेहद मुश्किल। एग्जैक्टली इस पूरी चर्चा का बेसिक फंडा यही है कि भारी भरकम गोल्स या लक्ष्यों के पीछे भागने की बजाय हम छोटे छोटे बदलावों के पीछे के साइंस को समझें। हम्म। लेकिन जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात आती है तो सबसे पहली एडवाइस तो ये मिलती है ना कि बड़े लक्ष्य तय करो, चाहे वजन कम करना हो या कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो। पर जेम्स क्लियर इसके बिल्कुल उलट बात कहते हैं। उनका कहना है कि गोल्स को भूल जाओ और सिस्टम पर ध्यान दो। मतलब थियोरी में तो ये अच्छा लगता है, पर बिना मंजिल तय किए रास्ते पर चलना क्या वाकई समझदारी है? देखिए, लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो असली प्रोग्रेस होती है वो हमेशा सिस्टम से आती है। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी रेस में जीतने वाले और हारने वाले दोनों एथलीट्स का गोल एक ही होता है ना। हाँ, गोल्ड मेडल जीतना। बिल्कुल। तो अगर लक्ष्य दोनों का सेम था तो फर्क किस चीज ने पैदा किया? फर्क उस प्रोसेस ने पैदा किया जो उन्होंने हर दिन अपनाई। गोल सिर्फ एक नतीजे के बारे में होता है, जबकि सिस्टम उस नतीजे तक पहुंचने का डेली प्रोसेस है। लोग अक्सर अपने गोल्स के लेवल तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि वो अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक बात कही है आपने। फॉल टू द लेवल ऑफ सिस्टम्स। और इसी डेली प्रोसेस को सुधारने के लिए किताब में 1% का नियम यानी 1% रूल बताया गया है, जिसके हिसाब से अगर कोई साल भर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो मार्क्स के हिसाब से वो साल के अंत में 37 गुना बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये तो मुझे सीधा बैंक के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की याद दिलाता है। जैसे पैसे जमा करने पर ब्याज से पैसा बढ़ता है, वैसे ही ये छोटे बदलाव हैं। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, रोज 1% कैसे नापा जा सकता है? क्या ये रियल लाइफ में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। एक्चुअली ये 1% रूल कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जिसे आप तराजू पर तौल सकें। ये एक माइंडसेट है। अच्छा। ये इस बात पर जोर देता है कि छोटे बदलाव तुरंत कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखाते। मान लीजिए किसी ने आज एक बर्गर खाने की बजाय एक सेब खा लिया, तो कल सुबह वो शीशे में एकदम फिट तो नहीं दिखने लगेगा ना। हाँ, वही तो। एक दिन में तो कोई मैजिक नहीं होता। एग्जैक्टली बदलाव तब नजर आता है जब ये छोटी छोटी आदतें हफ्तों और महीनों तक कंपाउंड होती हैं। यानी ये सफलता को एक फिनिश लाइन की तरह देखने के बजाय एक लगातार चलने वाली प्रोसेस की तरह देखने का नजरिया है। लेकिन कई बार मैंने देखा है लोग कुछ दिन कोशिश करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता और वो हार मान लेते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये छोटी आदतें इंसान के नेचर का हिस्सा बन जाएं? क्योंकि सोर्सेस कहते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब कोई आदत इंसान की पहचान बन जाती है। सही पकड़ा आपने। बिहेवियर चेंज की सबसे बाहरी लेयर है आउटकम, यानी नतीजा जो हम पाना चाहते हैं। दूसरी लेयर है प्रोसेस, यानी हम उसके लिए क्या करते हैं। लेकिन जो सबसे गहरी लेयर है ना, वो है इंसान की पहचान, कि वो खुद को क्या मानता है। जैसे अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है और उससे कोई सिगरेट ऑफर करे, तो उसका ये कहना कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिखाता है कि वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मानता है। बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर को कहे मैं धूम्रपान नहीं करता, तो ये उसकी नई पहचान है। और हर बार जब वो इंसान सिगरेट को ना कहता है, तो वो अपनी उस नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहा होता है।
क्या बात है। लेकिन देखिए, कोई भी आदत हमारी पहचान तभी बनती है जब हम उसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हमारे दिमाग में हर आदत एक लूप या चक्र से गुजरती है, जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। इसके 4 हिस्से होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, यानी संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। तो चलिए इस हैबिट लूप को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की काम के बीच बार बार फोन चेक करने की बुरी आदत है, तो इस पूरे लूप में दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? अगर हम इस बुरी आदत को उन 4 हिस्सों में तोड़ें, तो सबसे पहला स्टेप है क्यू या संकेत। फोन का बजना या स्क्रीन पर नोटिफिकेशन लाइट का जलना एक क्यू है। इसके बाद आती है क्रेविंग या लालसा। ध्यान दीजिए, ये लालसा फोन देखने की नहीं होती, बल्कि ये जानने की होती है कि किसका मैसेज आया है या दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहीं पर वो फेमस डोपामिन का खेल शुरू होता है। हाँ, एग्जैक्टली। साइंस के मुताबिक डोपामिन सिर्फ इनाम मिलने पर ही रिलीज नहीं होता, बल्कि इनाम की उम्मीद में भी रिलीज होता है। उसी उम्मीद की वजह से इंसान तीसरी स्टेज पर जाता है, जो है रिस्पॉन्स, यानी अपना हाथ बढ़ाकर फोन को उठाना और अनलॉक करना। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड। बिल्कुल, वो रिवॉर्ड है वो मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन जो मैसेज पढ़ने के बाद मिलती है। टाइम के साथ दिमाग उस फोन के बजने को उस सेटिस्फैक्शन के साथ इतनी मजबूती से जोड़ देता है कि इंसान बिना सोचे समझे ही फोन उठाने लगता है। तो अगर ये लूप इतना स्ट्रांग है और पूरी तरह से डोपामिन पर डिपेंडेंट है, तो क्या इसको तोड़ने के लिए सिर्फ खुद पर कंट्रोल रखना काफी है? मतलब क्या हमें बस अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा? क्योंकि लोगों को लगता है यही सॉल्यूशन है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी खत्म ना हो। ये फोन की बैटरी की तरह होती है। दिन भर के स्ट्रेस, काम और डिसीजंस लेने के बाद शाम तक ये बैटरी लो हो जाती है। हाँ सच में, शाम को वैसी विल पावर खत्म हो जाती है। जिन लोगों में हमें बहुत सॉलिड सेल्फ कंट्रोल दिखता है ना, एक्चुअली वो अपनी विल पावर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वो बस अपना एनवायरनमेंट यानी अपना माहौल ऐसे डिजाइन करते हैं कि उन्हें ललचाने वाली चीजों का सामना ही ना करना पड़े। और बस यहीं से हमारी उस स्टेप बाय स्टेप गाइड की शुरुआत होती है, जिसके जरिए हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर आदतों के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर दिमाग को सिग्नल या क्यों मिलता है तभी आदत शुरू होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम किसी तरह उस क्यू को ही बदल दें तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली जाएगी। एकदम सही। और यहीं पर बिहेवियर चेंज का पहला नियम आता है। अच्छी आदतों के लिए क्यूज को ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाएं और बुरी आदतों के क्यूज को इनविजिबल यानी अदृश्य कर दें। हमारा माहौल ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला एक इनविजिबल हैंड है। इस इनविजिबल हैंड वाली बात को साबित करने के लिए मुझे वो ऑर्गन डोनर वाला रिसर्च याद आ रहा है। वो हमेशा मुझे हैरान करता है। एक बार कुछ यूरोपियन देशों के डेटा को देखा गया। डेनमार्क में ऑर्गन डोनर्स की तादाद सिर्फ 4% थी, जबकि बिल्कुल पड़ोस में बैठे स्वीडन में यह नंबर 86%, 86% था। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। दोनों देशों का कल्चर और लाइफस्टाइल लगभग एक जैसा है। तो इतना बड़ा गैप कैसे आया? क्या स्वीडन के लोग अचानक से बहुत ज्यादा परोपकारी या दानी हो गए थे? बिल्कुल नहीं। इसका इंसान की मोरालिटी या नियत से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म के डिजाइन का फर्क था। देखिए, डेनमार्क के फॉर्म में एक ऑप्शन था जिसमें लिखा था कि अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो यहां टिक करें। इसे ऑप्ट इन कहते हैं। लोगों ने डिफॉल्ट के चलते कुछ नहीं किया। अच्छा। जबकि स्वीडन के फॉर्म में लिखा था कि अगर आप अंगदान नहीं करना चाहते हैं तो यहां टिक करें। इसे ऑप्ट आउट कहते हैं। वहां भी लोगों ने आलस में कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट ऑप्शन बदल गया था, इसलिए रिजल्ट्स बिल्कुल अलग आए। बाप रे, ये बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि इंसान अक्सर वही करता है जो उसके सामने सबसे आसान ऑप्शन के रूप में मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अपने घर या ऑफिस डेस्क को सेट करने में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंसान की सेंसेस में सबसे पावरफुल सेंस उसकी साइट यानी देखने की क्षमता होती है। ह्यूमन बॉडी में करीब 1 करोड़ 10 लाख सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उनमें से लगभग 1 करोड़ सिर्फ आंखों के लिए काम करते हैं। वाह। तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा उसी चीज पर रिएक्ट करता है जो उसके सामने होती है। तो इस हिसाब से अच्छी आदतों के लिए विजुअल क्यूज सेट करना तो बहुत जरूरी हो गया। जैसे अगर किसी को दिन भर में ज्यादा पानी पीने की आदत डालनी है तो उसे अपनी पानी की बोतल किसी कबर्ड में छुपा कर रखने के बजाय सीधा अपनी वर्किंग डेस्क पर सामने रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। या फिर जैसे अगर फ्रूट ज्यादा खाने हैं तो सेब को फ्रिज के किसी ड्रॉर में रखने के बजाय लिविंग रूम की टेबल पर एक टोकरी में रख देना चाहिए।
जो चीज आंखों के सामने होगी दिमाग वही एक्शन पहले लेगा। और बुरे आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना है, उनके क्यूज को इनविजिबल बनाना है। यानी एक तरह का फ्रिक्शन या रुकावट पैदा करनी है। जैसे अगर किसी को रात में देर तक टीवी देखने की बुरी आदत है, तो उसे हर बार टीवी देखने के बाद उसका प्लग निकाल देना चाहिए या रिमोट को किसी दूसरे कमरे की अलमारी में रख देना चाहिए। सही बात है, अगली बार आलस आएगा रिमोट लाने में। वही तो, अगली बार जब टीवी ऑन करने का मन करेगा तो उस एक्स्ट्रा मेहनत के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो छोटी सी रुकावट ही अक्सर हमें रोक लेती है। चलिए, ये पहला स्टेप तो हो गया कि हमने क्यूज को कंट्रोल कर लिया, पानी की बोतल डेस्क पर रख ली। लेकिन देखा जाए तो पानी पीने में वो मजा कहाँ है जो एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में आता है। अगर नई आदत अट्रैक्टिव ना हो तो दिमाग के अंदर वो डोपामिन वाली क्रेविंग कैसे पैदा होगी? ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगती है मुझे। ये वाकई एक प्रैक्टिकल चैलेंज है, और इसीलिए यहाँ हमारा दूसरा नियम आता है, आदत को आकर्षक या अट्रैक्टिव बनाना। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस में जाना पड़ेगा। एक प्रोसेस होती है जिसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। सिनेप्टिक प्रूनिंग, ये टर्म थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसे सिंपल भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, उसका दिमाग उन न्यूरल पाथवेज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है जिन पर वो बार बार चलता है, और उन रास्तों को मिटा देता है जिनका इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, ये बिल्कुल जंगल में बनी किसी पगडंडी की तरह है। जिस पगडंडी पर रोज पैर पड़ते हैं वो साफ और चौड़ी हो जाती है। हमारे दिमाग की पुरानी आदतें ऐसी ही चौड़ी पगडंडियां हैं। तो हमें अगर नई आदतें बनानी है तो हमें इन्हीं पुरानी और पक्की पगडंडियों का फायदा उठाना चाहिए। ओह, तो आपका मतलब है कि किसी बिल्कुल नई आदत को जीरो से शुरू करने के बजाय उसे किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे रूटीन का हिस्सा हो। बिल्कुल सही। इसे ही हैबिट स्टैकिंग यानी आदतों को एक के ऊपर एक जोड़ना कहते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मेरी करंट आदत के तुरंत बाद मैं अपनी नई आदत करूंगा। जैसे अगर किसी को सुबह उठकर कॉफी पीने की पक्की आदत है, तो वो इसे एक नई आदत से जोड़ सकता है कि जैसे ही मैं कॉफी का कप हाथ में लूंगा, मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। क्या बात है, ये तो बड़ा आसान हो गया। और मैंने पढ़ा है इसके साथ ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मतलब अपने प्रलोभन या टेम्पटेशन को किसी ज़रूरी काम के साथ मिक्स कर देना, जिसमें इंसान उस काम को जो करना उसके लिए ज़रूरी है किसी ऐसे काम के साथ जोड़ देता है जो करना उसे बहुत पसंद है। ये टेक्निक उन कामों के लिए रामबाण है जिन्हें करने में इंसान को हमेशा बोरियत होती है। तो चलिए इसे ना एक बिजी ऑफिस प्रोफेशनल की लाइफ के 3 बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को वर्कआउट शुरू करना है पर लगता है कि टाइम ही नहीं है, तो वो हैबिट स्टैकिंग का यूज कर सकता है। जैसे ही वो लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करेगा, जो कि वो रोज करता ही है, उसके तुरंत बाद बिना सोचे अपनी डेस्क के पास 10 पुशअप्स करेगा। बिल्कुल, लैपटॉप बंद करना पुरानी आदत है और पुशअप्स नई। दूसरा एग्जाम्पल उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें स्टेशनरी एक्सरसाइज बाइक चलाना बहुत बोरिंग लगता है। वो टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज कर सकते हैं। एक नियम बना लीजिए कि आप अपनी फेवरेट वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ तभी देखेंगे जब आप बाइक चला रहे होंगे। इससे दिमाग को पता चलेगा कि मजा तभी मिलेगा जब पसीना बहाया जाएगा। सही फंडा है। और तीसरा एग्जाम्पल ऑफिस के बोर करने वाले कामों से जुड़ा है। जब भी लंबे और उबाऊ ईमेल्स का रिप्लाई करना हो, जो कि जरूरी भी है और पकाऊ भी, तो आप बैकग्राउंड में अपना पसंदीदा पॉडकास्ट या म्यूजिक लगा लिया करें। इससे वो नीरस काम भी थोड़ा आकर्षक या अट्रैक्टिव बन जाता है। एकदम सही कहा। अब मान लीजिए कि आदत अट्रैक्टिव भी बन गई, पर अगर वो काम इतना मुश्किल है कि उसे करने में दिमाग और बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो कोई भी इंसान 1 या 2 दिन में ही गिव अप कर देगा। इसीलिए तीसरा नियम कहता है कि आदत को आसान बनाएं, यानी मेक इट इजी। और मुझे लगता है लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं। न्यू ईयर पर लोग शुरुआत में 1 घंटे का हार्डकोर वर्कआउट प्लान बना लेते हैं और फिर तीसरे दिन बेड से उठा नहीं जाता। लेकिन इस डीप डाइव के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सॉलिड रूल दिया गया है, 2 मिनट रूल या 2 मिनट का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी नई आदत की शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त न लगे। जैसे मुझे रोज एक किताब पढ़नी है को बदलकर मुझे रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है कर दिया जाए। सुनने में काफी लोगों को अजीब लग सकता है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने से या 2 मिनट के लिए योगा मैट बिछाने से आखिर क्या उखड़ जाएगा। सीरियसली,
मेरे मन में भी यही डाउट आ रहा था। अगर कोई अपना वजन कम करना चाहता है और वो रोज जिम के कपड़े पहनकर सिर्फ 5 मिनट के लिए जिम जाता है और वापस आ जाता है, तो लॉजिकली इससे उसका वजन तो 1 ग्राम भी कम नहीं होगा ना। ये तो एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना हुआ। पहली नजर में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी बहुत डीप है। नियम ये है कि स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। मतलब जब तक कोई आदत वजूद में ही नहीं आई है तो आप उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक बार जब कोई रोज बिना नागा 5 मिनट के लिए ही सही जिम आने की आदत डाल लेता है तो वो एक्चुअली अपनी एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी बना रहा होता है। ओहो, तो ये बात घूम फिरकर वापस उसी आइडेंटिटी वाले पॉइंट पर आ गई। वो इंसान दिमाग को ये प्रूफ दे रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज जिम जाता है, चाहे वो वहां चलकर कुछ करे या ना करे। ये तो कमाल है। और मजे की बात तो ये है कि ये जो 2 मिनट की आदतें हैं ना, ये किसी बड़े हाईवे के एंट्रेंस रैंप की तरह काम करती हैं। जब आपकी गाड़ी रैंप पर होती है तो स्पीड थोड़ी धीमी होती है, लेकिन एक बार जब वो मेन हाईवे पर चढ़ जाती है तो उसको आगे दौड़ाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है आपने। और उस रैंप पर चढ़ने को स्मूथ बनाने के लिए ही एनवायरनमेंट से फ्रिक्शन कम करना जरूरी है। जैसे अगर किसी को सुबह दौड़ने जाना है तो उसे रात को ही अपने जूते और वर्कआउट के कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख देने चाहिए। सुबह उठने पर दिमाग को ये डिसीजन नहीं लेना पड़ना चाहिए कि क्या पहनूं। काम पहले से ही आधा आसान होना चाहिए। चलिए, तो अब क्यू भी सेट हो गया, हैबिट अट्रैक्टिव भी बन गई और रैंप पर गाड़ी चढ़ भी गए, यानी काम आसान भी हो गया। लेकिन अगर वो काम करने के बाद अच्छा फील ना हो तो नेक्स्ट डे हम उसे रिपीट क्यों करेंगे? और यहीं आकर हमारी हैबिट लूप का आखिरी हिस्सा जुड़ता है, रिवॉर्ड, यानी इनाम और संतुष्टि। ये स्टेप बहुत अहम है। चौथा नियम कहता है कि आदत को सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाएं। देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान हमारे दिमाग ने फ्यूचर के फायदों की बजाय इमीडिएट रिवॉर्ड्स यानी जो इनाम तुरंत मिलते हैं उनको ज्यादा वैल्यू देना सीखा है। अच्छा, मतलब जो फायदा तुरंत मिलता दिखेगा, दिमाग बस वही काम बार बार करना चाहेगा। बिल्कुल। अब दिक्कत ये है कि जो आदतें लंबे समय में फायदा देती हैं, जैसे हेल्दी खाना खाना या पैसे इन्वेस्ट करना, उनका रिजल्ट तुरंत थोड़ी ना दिखता है। अगर किसी ने आज फास्ट फूड छोड़कर सैलेड खा लिया तो वो कल सुबह उठकर सुपर मॉडल तो नहीं बन जाएगा। इसीलिए उन लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ हमें खुद ही इंटेंशनली कोई ऐसा छोटा सा इनाम जोड़ना पड़ता है जो तुरंत संतुष्टि दे सके। हाँ, समझ गया। और मुझे लगता है कि इसी तुरंत मिलने वाली संतुष्टि या विजुअल सेटिस्फैक्शन के लिए ही हैबिट ट्रैकर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, अपनी आदतों को मापने का तरीका। इसमें फेमस कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड का एग्जाम्पल बहुत ही फिट बैठता है। उनका सिंपल सा रूल था, डोंट ब्रेक द चेन, यानी चेन को टूटने मत दो। वो रोज नए जोक्स लिखते थे और हर दिन का काम खत्म होते ही एक बड़े से वॉल कैलेंडर पर लाल मार्कर से एक बड़ा सा एक्स का निशान लगा देते थे। हाँ, ये ट्रैकिंग वाली टेक्निक सच में बहुत पावरफुल है। जब इंसान उस कैलेंडर पर वो बड़ा सा एक्स देखता है या फिर किसी कांच के खाली जार में रोज एक पेपर क्लिप डालता है, तो वो बेसिकली अपनी प्रोग्रेस को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देख रहा होता है। वो विजुअल सबूत खुद में ही एक तुरंत मिलने वाला इनाम बन जाता है। और मुझे लगता है ये ट्रैकिंग इंसान को ना खुद के साथ थोड़ा ऑनेस्ट भी रखती है, क्योंकि हम इंसान अक्सर ख्यालों में मान लेते हैं कि हम अपनी आदतों को बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, जबकि रियल लाइफ में हम शायद 2-3 दिन का गैप दे चुके होते हैं। पर जब सामने वॉल पर कैलेंडर टंगा हो तो खुद से झूठ बोलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सही बात है। उसके अलावा ये हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने का पुश देता है। एक बार जब वो एक्स की चेन बन जाती है ना, तो इंसान का बस एक ही फोकस रह जाता है कि अब इस चेन को किसी तरह टूटने नहीं देना है। लेकिन देखिए, हम सब इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं। कभी ना कभी तो रूटीन टूटेगा ही। कोई दिन ऐसा आएगा जब तबीयत खराब होगी या ऑफिस का कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाएगा, तब वो चेन टूट जाएगी। और जब चेन टूटती है तो डीमोटिवेट होना भी बहुत नेचुरल है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये बहुत आम परेशानी है। इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही सख्त पर उतना ही ज़रूरी रूल बताया है। उन्होंने कहा है, नेवर मिस ट्वाइस, यानी कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। अगर किसी दिन आलस में जिम जाना छूट गया है या किसी दावत में जाकर जंक फूड खा लिया है तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन अगले ही दिन बिना किसी बहाने के तुरंत अपने उस ट्रैक पर वापस लौट आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओह, यानी एक बार की गलती तो नॉर्मल है, इंसान की फितरत है। लेकिन अगर लगातार दूसरी बार गलती हुई तो वो गलती नहीं बल्कि एक नई बुरी आदत की शुरुआत बन जाती है। एग्जैक्टली। अगर कोई कभी कभार स्लिप हो जाता है
तो उससे उसके लॉन्ग टर्म सिस्टम पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि वो इंसान कितनी जल्दी अपने सिस्टम में बाउंस बैक करता है। क्या बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा, इस डीप डाइव को एक धागे में पिरो कर देखें, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने या रातों रात खुद को पूरी तरह बदल डालने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम बनाना है जो लंबा चल सके। और उस सिस्टम की नींव बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स पर टिकी है, जैसे रोज बस 1% का इम्प्रूवमेंट, अपने माहौल को ऐसे डिजाइन करना कि अच्छी आदतों के क्यूज सामने चमकते रहें और बुरी आदतों के क्यूज गायब हो जाएं, अपनी पुरानी डेली आदतों के ऊपर नई आदतों को स्टैक करना, किसी भी नए काम को 2 मिनट के नियम से इतना इजी बना देना कि उसे टालना अजीब लगे, और सबसे जरूरी अपनी डेली प्रोग्रेस को आंखों के सामने ट्रैक करना ताकि वो चेन कभी न टूटे। और जो लोग भी अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी जस्ट शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है अपने एनवायरनमेंट का ही आर्किटेक्चर बदलना सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्योंकि जब आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है ना, तो इंसान को हर रोज अपनी ही विल पावर से लड़ना नहीं पड़ता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और इस सब में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स सिर्फ हमारी दिनचर्या नहीं बदलते, ये स्टेप्स बदलते हैं कि हम खुद को शीशे में किस रूप में देखते हैं। ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को एक नया आकार देते हैं। बिल्कुल। तो इस मजेदार और आंख खोल देने वाली बातचीत को खत्म करने से पहले एक ऐसा थॉट है जो शायद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, अगर हमारा फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट हमारे डिसीजंस और हमारी आदतों को इतनी गहराई से कंट्रोल करता है, तो जिन्हें हम अपनी कमजोरियां या बुरी आदतें मानते हैं, क्या वो वाकई हमारी अपनी गलती हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास मौजूद सोशल मीडिया ऐप्स, उन सुपरमार्केट शेल्फ्स के डिजाइन और घरों के उस खराब आर्किटेक्चर का नतीजा है जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज ने शायद जानबूझकर हमें फेल करने के लिए ही बनाया है, ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदे, ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपका रहे और कभी उस एडिक्शन के लूप से बाहर ही ना आ पाए। तो इस नए नजरिए से आज ही अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन को देखकर जरूर सोचना कि वो आखिर किसके फायदे के लिए डिजाइन की गई है, आपके या किसी और के। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे ऐसी ही उपयोगी वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।